ठीक है। सो कहाँ तक हो गया था हमारे गैसेस स्टेट में? हो गया था हमारा आई थिंक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, केटीजी तक हो गया था। केटीजी में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन आ गया हमारे पास, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये सब यूज करके हम लोगों ने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी निकाला था। उसके बाद फिर वी सॉ अबाउट द पार्शियल प्रेशर्स, कि इंडिविजुअल प्रेशर अगर एक मिक्सचर है, जैसे हमारा अगर मान लो एक्स डिओड्रेंट में दो तीन गैसेस का मिक्सचर है, तो दो टू थ्री गैसेस का मिक्सचर्स का इंडिविजुअल गैस प्रेशर जो होगा दैट विल बी योर पार्शियल प्रेशर। मतलब मेरा खुद का प्रेशर, एक गैस बोलेगा अगर मेरा खुद का प्रेशर जो है दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, एंड दैट पार्शियल प्रेशर विल बी डिपेंडेंट ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, यही बोलता है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर। फिर हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट किया था। काइनेटिक थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल गैस। सो आइडियल गैस के पास जैसे हम लोगों ने देखा कि दे आर इन कांस्टेंट मोशन, दे आर इन कांस्टेंट कोलिजन, जो कोलिजन है वो इलास्टिक होंगे, राइट, और डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स विल बी वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, they will have no interaction, right? The volume of the container will be equals to the volume of the gas, right? Or either we can also say कि the volume of the container is so large than the volume of the molecule। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जो है हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ऐसा केटीजी का कहना था। ठीक है, लैटर ऑन जाकर के इसमें भी रेक्टिफिकेशंस होंगे बिकॉज देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस, बिकॉज नो गैस इज एन आइडियल गैस, राइट। सो इसमें से जो दो इम्पॉर्टेंट, हमारा इम्पॉर्टेंट क्या मतलब जो अंडरलाइंग प्रॉपर्टीज है गैस का, वो बाद में जाकर के चेंज हुआ बिकॉज ऑफ द रीजन कि नो गैस इज आइडियल गैस। ओके, तो रियलिटी में देयर इज सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। ठीक है, और हम लोग ये नहीं कह सकते कि द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कुछ है उसका पार्ट। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि जो हमने ये डिस्कस किया था, ये अज्यूम कर लिया था कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, ना तो आपका अट्रैक्शन है, ना तो रिपल्शन है, और ना ही कुछ है और भी दूसरे अमाउंट्स ऑफ या दूसरे कैटेगरीज ऑफ इंटरेक्शन नहीं है। सो दीज टू assumptions of the KTG needed to be rectified. Because of them, because of these two assumptions, ideal gas came into the picture, ideal gas equation came into the picture। लेकिन यही दो इक्वेशंस जो है वो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम करेंगे, और उन्होंने प्रॉब्लम किया एक्चुअली हिस्ट्री में, कि अब बहुत सारे गैसेस जो है वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो दीज टू, इन दोनों को हम लोग याद रखेंगे और फिर बाद में हम लोग इसको जाकर के देखेंगे कि क्या क्या करेक्शन हुआ है। सो वी आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स दैट, एंड हम लोगों ने जो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला कि वो एक मोल के लिए 3RT 3/2RT आता है, राइट। ये दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, एंड इट एक्चुअली डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनीथिंग एल्स। प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ओके, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर प्रेशर पे क्यों नहीं कर रहा है, वॉल्यूम पे क्यों नहीं कर रहा है, तो द थिंग इज कि इफ यू आर गोइंग टू चेंज द प्रेशर, द वॉल्यूम इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज, राइट। सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट कि हमारे पास जो कंटेनर है, हमारे पास प्रैक्टिकली बस दो तरीके के कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर है जो कि पिस्टन सिलेंडर कंटेनर है, राइट, जिसमें अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उस प्रेशर, जैसे पिस्टन सिलेंडर सिस्टम कैसा होता है, जैसे कि आप जो साइकिल में हवा भरते हैं आजकल, तो मतलब वो प्रेशर वाले से गैस भरते हैं, जो नॉर्मली जो जिसमें क्या बोले मतलब पंप करते हैं हम लोग हवा, वैसा कंटेनर। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, आप एक्चुअली यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर और उसका जो वॉल्यूम है वो डिमिनिश हो जा रहा है, और फिर जाकर के वो आपका हवा भर रहा है। तो ये एक तरीके का ये कंटेनर है। ठीक है, इसी कंटेनर का एक और कैटेगरी है कि ओपन कंटेनर, राइट।
ओपन कंटेनर या पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि जैसे आप पिस्टन सिलेंडर सिस्टम को हीट कर दोगे तो उसके उसका पिस्टन जो है वो ऊपर चला जाएगा। सो दैट मीन्स कि इट विल ट्राई टू हैव कांस्टेंट प्रेशर। वो तो प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इसीलिए पंप कर रहा है ना। अगर हम लोग अप्लाई नहीं करें, अगर देयर इज नो एक्सटर्नल एजेंट, इफ नो सच फोर्स हैज बीन अप्लाइड, और उसको बस हम लोग सस्पेंड कर दें स्पेस में, तो प्रेशर वहां पे कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट टेम्परेचर। तो इसी तरीके से ओपन कंटेनर भी होता है। ओपन कंटेनर में भी आपका जो प्रेशर होता है दैट इज कांस्टेंट विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक और तरीके का कंटेनर होता है विच इज क्लोज कंटेनर, जो हमारे घरों पे जो सिलेंडर होता है ना, एलपीजी सिलेंडर, दैट इज दैट टाइप ऑफ कंटेनर जहाँ पे आपका प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, सो आइदर यू हैव अ कांस्टेंट प्रेशर कंटेनर और आइदर यू हैव अ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर। ये दोनों में जो आपका वेरिएबल्स है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप अगर टेम्परेचर जो है चेंज करोगे तो दीज वेरिएबल्स आर गोइंग टू बी चेंज और these variables are going to be affected. Okay, so काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में क्या बोला कि भाई आपका जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा गैस का वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द गैस विल ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, एंड दैट मूवमेंट ऑफ द गैस इज एक्चुअली नथिंग बट दैट इज डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। डिसऑर्डरनेस मतलब जो तबाही मचती है कभी, है ना, किसी वॉर के बाद, या फिर कोई भी जैसे जैसे मान लो कि एक पेड़ है, उस पेड़ में जाकर के मैंने उसको जो है हाथों से इधर उधर बहुत मार दिया तो उसके पत्ते जो है नीचे गिर जाएंगे, तो दैट दैट हैज बिकम अ डिसऑर्डर्ड फंक्शन। सिमिलरली जैसे अगर मान लो कैरम खेल रहे हो तो कैरम से अगर हिट करते हो तो नाउ द कैरम की जो गोटियां होती हैं वो इधर उधर जो है वो बिखर जाती हैं, दैट इज ऑल्सो अ डिसऑर्डरनेस, राइट। सो गैस मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं। ओके, अगर आप ये टेम्परेचर कम कर दोगे तो वो मूवमेंट भी कम हो जाएगा, राइट। इट कैन बी ऑल्सो एनालाइज्ड बाय द वे कि आइस को अगर आप गर्म करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को आप गर्म करते हो तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, राइट। अगर आप टेम्परेचर नहीं दोगे तो ये सब काम जो है वो नहीं होगा, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, बस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, ऑन दैट बेसिस हमारे पास है कि काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूलर एनर्जी अब क्या क्या है, मॉलिक्यूलर स्पीड्स क्या क्या हो सकते हैं मॉलिक्यूल एक गैस सैंपल में। सो एज वी नो फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दैट each and every molecule will have a different value of the kinetic energy। ठीक है, कोई गया जाकर के कोलाइड किया किसी के साथ, कोलिजन में जो है उसने अपना एनर्जी ट्रांसफर कर दिया और उसका स्पीड जो है वो कम हो गया। ठीक है, और ऐसा ये चलता जा रहा है कंटिन्यूसली, दिस इज गोइंग ऑन। ओके, so since molecule of the gas remains in a continuous motion while moving they collide with each other and the wall of the container, this result in the change of their speed and the redistribution of the energy। ठीक है, so the speed and the energy of the molecules of the gas at any instant are not the same। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की बात करें, सभी की नहीं कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे उसकी जर्नी देखोगे थ्रू आउट कि वो कहाँ कहाँ जाकर के भिड़ा है, कहाँ कहाँ जाकर के टकराया है, ठीक है, किससे किससे जाके ठुका है दीवालों से, तो उसका आपको दिखाई देगा कि स्पीड हमेशा हर मोमेंट पे उसका चेंज हुआ है। ओके, तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक एवरेज एनर्जी निकाल सकते हैं सभी मॉलिक्यूल्स को एक कंबाइन करके, कि भाई जैसे एवरेज मार्क्स निकालते हैं, द मार्क्स ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल, वैसे ही यहाँ पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं उसमें, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अब एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या बस एक यही वेलोसिटी है जो हम लोग इसको दे सकते हैं, क्या और वेलोसिटी नहीं है? तो then there comes a scientist which is or who tried to actually relate these numbers, कौन कौन से numbers, the fraction of the molecules and
द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में एक रिलेशन निकालना चाह रहे थे, ठीक है। सो दे वेर मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, ठीक है, और उन्होंने एक इक्वेशन पुट फॉरवर्ड किया ये, ठीक है। फिर से वही, आपको इस इक्वेशन को बिल्कुल रटना नहीं है, राइट, रत्तू तोते की तरह, आपको बस ये समझना है कि इस इक्वेशन से हम लोग क्या समझ रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस इक्वेशन, बस हमें जो इसका रिजल्ट से याद रखना है इस इक्वेशन को। सो इक्वेशन कैसा दिख रहा है, dn by n इज इक्वल्स टू 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई m by 2 pi rt to the power 3 by 2 e raised to the power minus mu square by 2 rt u square du, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है हमारे पास dn by n, जहां पे dn by n is representing the fraction of the molecule, okay, change in the molecule divided by total number of molecule, क्या बताएगा, फ्रैक्शन ही बताएगा, है ना। दिस इज फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। u जो है स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल बता रहा है, और du जो है आपको एज यू नो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वैल्यू ऑफ द स्पीड बता रहा है। तो एक्चुअली क्या करेंगे, अगर हम लोगों ने इसमें इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड, ठीक है, हम लोगों ने इसमें इंटीग्रेशन कर दिया फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, या अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में तो इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे क्योंकि n का तो कोई नंबर होगा, तो मान लेते हैं कि n नॉट, ठीक है, और u का तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग अगर मान लो इसको इंटीग्रेट कर दिया इस इक्वेशन को, तो फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए, 1 है कि नहीं, सारे फ्रैक्शन का समेशन विल बी 1, बोलो। हाँ सर। तो ये आपका जो है इस इक्वेशन से हम लोग एक कर्व प्लॉट करते हैं, राइट, कर्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वी आर विल ट्राई टू रिमेंबर द कर्व कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये तो एक ऐसा कर्व हो गया, इसका सिंपल कर्व दिखा देते हैं, ये थोड़ा काफी हॉच पॉच कर्व है, ये कर्व, और भी सिंपल अगर प्लॉट करना है तो और भी एक ही जगह पे प्लॉट कर देते हैं, एक ही टेम्परेचर का, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लोगों ने एक कर्व प्लॉट करने की कोशिश करी है, जहाँ पे y एक्सिस में हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल है विच इज dn by n, और x एक्सिस में हमारे पास स्पीड है u, ठीक है। So what is this representing? It is representing a curve between the fraction of the molecule with its speed, ये तो हमें पता है, और साथ में और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये लाइन मुझे क्या बता रहा होगा, ये लाइन मुझे बता रहा होगा कि इस स्पीड पर, इस स्पीड पर, u नॉट स्पीड पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, f नॉट, राइट। सो देखो अभी तो वैसे इसमें नॉर्मली क्या होता है प्रैक्टिकली कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻23, है ना, लेकिन अगर मान लो हम इसको छोटा ले लें, मान लेते हैं कि हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स एक गैस सैंपल में, 10 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल के पास जो है स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, 3 के पास है 2 मीटर पर सेकेंड, 5 के पास है 4 मीटर पर सेकेंड, और एक के पास है 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये कर्व जो है देखो क्या बता रहा है, ये कर्व बता रहा है कि जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ता जाएगा, और ये एक आएगा टॉप पॉइंट, मैक्सिमा रीच करेगा,
ये मैक्सिमा जो हमारा है रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये स्पीड मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे ये फ्रैक्शन जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, है ना। इसको हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, अगर कभी डिस्कवरी देखा होगा या फिर कोई नेशनल ज्योग्राफिक का कोई डॉक्यूमेंट्री देखा होगा तो उसमें कभी देखा है कि जेब्रा या फिर भैंसों का एक झुंड है जो कि मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देखा है कभी ऐसा, है ना। तो इमेजिन करो कि वैसे जो हर्ड है हमारा वो मूव कर रहा है, तो जो काफी यंग बच्चे होंगे या पीपल होंगे विच हु आर इन देयर पीक्स ऑफ देयर लाइफ, वो झुंड के आगे चल रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो है वो झुंड में चल रहे हों, और बाकी के जो लोग जो बुढ़े हो चुके हैं या फिर जिनको चोटें आई हैं पैरों में, जो चल नहीं पा रहे हैं, वो झुंड के पीछे रहते हैं। दे आर द मोस्ट वर्नेरेबल एनिमल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स भी, गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही करते हैं कि देर आर सम पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच आर मूविंग विथ अ वेरी हाई स्पीड, ये, ठीक है। मोस्ट प्रिसाइजली अगर हम इसको ऐसे मेंशन कर दें तो ये वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत ही स्पीड से चल रहे हैं, दे हैव हाई स्पीड या ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। देन देयर आर मॉलिक्यूल्स which have a very low speed, ठीक है। एंड देयर आर स्पीड्स और द रेंज ऑफ स्पीड जहां पे मैक्सिमम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं हर एक पॉइंट या फिर हर एक यू का वैल्यू लूंगा, हर एक स्पीड का वैल्यू लूंगा, तो ये कर्व मुझे ये बताएगा कि इन पूरे झुंड में से कितने फ्रैक्शन जो है इस स्पीड से मूव कर रहे हैं। जैसे छोटे स्केल में देखो, जैसे अगर मान लो कि मेरे को पता करना है कि भाई 2 मीटर पर सेकेंड से के स्पीड से कितना फ्रैक्शन मॉलिक्यूल जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कितना आएगा इसका, 3/10, मतलब 0.3 फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विथ अ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर 1 मीटर पर सेकेंड का कितना फ्रैक्शन है ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये 0.1 आएगा, है ना। 4 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से कितना फ्रैक्शन है, ये आ जाएगा आपका 0.5, और 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आपका 0.1, ठीक है। वो तो ये कर्व यही बता रहा है आपको कि हाउ मेनी फ्रैक्शंस या हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल्स इज मूविंग थ्रू द स्पीड u, राइट। और अगर आप इसमें एक स्मॉल चेंज ले लेते हो du का, है ना, अगर इसमें एक स्मॉल चेंज ले लेते हैं du का, तो फिर क्या होगा, तो एरिया अंडर कर्व निकाल सकते हैं हम लोग इससे, है कि नहीं? This is u naught और ये हो जाएगा आपका u naught प्लस du, ठीक है। तो दिस एरिया अंडर द कर्व विल टेल मी अबाउट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड u टू u प्लस du। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें
फ्रॉम यू नॉट, तो यू नॉट प्लस डी यू, ठीक है, ऑफ डी एन बाई एन, ठीक है। तो दैट विल टेल मी अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन स्पीड, मॉलिक्यूल्स बिटवीन स्पीड, इधर मैं इसको राइट हैंड साइड वाले को मिटा रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन स्पीड, यू नॉट टू यू नॉट प्लस टी, हाँ सर n क्या बहुत लार्ज नंबर है? हाँ, n will be the number of molecules which will be in the order of 10 raised to the power 23. तो सर ये इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो टेंड नहीं करेगा? नहीं, जीरो टेंड नहीं करेगा, मतलब हाँ बोल सकते हो कि जीरो टेंड कर सकता, मतलब एग्जैक्टली ये वैल्यू तो 1 से ऊपर नहीं आएगा ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन है पहली बात। हाँ सर। तो ये 1 से हमेशा ही कम होने वाला है। और डेफिनेटली आपने बोला है कि जब, अब डिपेंड करता है कि मैं डीएन कितना ले रहा हूँ, मतलब मेरा सैंपल स्पेस कितना है। अगर मान लो 1 मोल गैस लिया है और उसमें से मैं आधा मोल गैस जो है मेरा सैंपल स्पेस है, ठीक है, तो कंप्लीटली ये मेरा 0.5 वैल्यू आएगा, राइट। अब हाँ, अगर आप उसमें से 10⁻23 में से या 1 मोल या Na मॉलिक्यूल्स में से आप 10 मॉलिक्यूल्स उठाओगे तो दिस वैल्यू विल बी टेंडिंग टू ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। लेकिन स्टिल दिस विल बी टेंडिंग टू जीरो, बट स्टिल इट विल हैव अ सर्टेन वैल्यू जो कि आप नेग्लेक्ट नहीं करोगे। नेग्लेक्ट हम लोग तभी करते हैं दूसरे के रेस्पेक्ट को देख करके नेग्लेक्ट करते हैं। ऐसे समंदर में 2 पानी या 2 बूंद पानी, समंदर में 2 बूंद पानी इज नेग्लिजिबल, लेकिन 2 बूंद पानी इज इंपॉर्टेंट। वही रेगिस्तान में चले जाओ, 2 बूंद पानी इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो ठीक है सर। इसी तरीके से जो हम लोग कर्व जो है इसका प्लॉट कर रहे हैं, राइट। तो और नॉर्मली ये कर्व जो है ना वो काफ़ी बहुत सारी जगहों पे देखा गया है ऐसा कर्व, है ना। आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स के हिसाब से भी देखा गया है कि मोस्टली जो लोग होते हैं वो एवरेज नंबर्स के आसपास क्लस्टर्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। किसी चीज़ पे लगा सकते हो आप, जैसे मैंने आपको बताया, अ हर्ड ऑफ जेब्रा और अ हर्ड ऑफ बफेलो मूविंग और माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनका जो स्पीड होगा वो इसी हिसाब से होगा। बहुत अ, जो कम लोग होंगे वो कम स्पीड से चल रहे होंगे, कम लोग होंगे ज़्यादा स्पीड से चल रहे होंगे, मोस्टली लोग जो है वो एवरेज स्पीड से चल रहे होंगे या फिर मैक्सिमम स्पीड से चल रहे होंगे, बीच वाले स्पीड से, मतलब। सिमिलरली आपके मार्क्स भी ऐसे ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। बहुत कम बच्चों के बहुत कम नंबर आते हैं, ठीक है। बहुत मैक्सिमम बच्चों के जो है एवरेज के आसपास आते हैं, राइट। और बहुत कम लोगों के जो है बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इससे जो है हम लोगों को क्या क्या पता चल रहा है वो पहले देख लेते हैं। कोई भी कर्व के लिए हम लोग जो है वो 3 स्पीड या फिर 3 चीजें जो है वो पढ़ते हैं। आपने क्लास 10th में मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा, राइट, पढ़ा था ना स्टैटिस्टिक्स में। तो उसी से रिलेटेड जो है हम लोगों ने 3 स्पीड जो है वो डिफाइन किया है। एक डिफाइन किया है एवरेज स्पीड, विच वी ऑल नो कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड। दूसरा डिफाइन किया है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो होता है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्पीड हो, उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोले, राइट। हमने जो एग्जांपल लिया था कि हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के पास था 1 मीटर पर सेकेंड, फिर 3 मॉलिक्यूल्स के पास था 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मॉलिक्यूल के पास था 4 मीटर पर सेकेंड, और एक मॉलिक्यूल के पास था 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सा है? 4 है, वेरी गुड। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्पीड होगा दैट विल बी
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दिस इज UMP। ठीक है, U एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं, U एवरेज निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, तो 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 10, इससे जो स्पीड आएगा वो हमारा एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, और एक और स्पीड होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, रूट मीन स्क्वायर स्पीड एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। ठीक है, हाँ, हालांकि समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल इक्वेशन टू फाइंड आउट द स्पीड, वन वैल्यू ऑफ द स्पीड। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या ये अज्यूम करते हैं कि हम लोग ने मान लिया कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जितना भी काइनेटिक एनर्जी हो, 10 जूल, 50 जूल, 100 जूल, 1000 जूल, एक सैंपल ऑफ गैस के पास, तो वो काइनेटिक एनर्जी सब में इक्वली बांट दो। ठीक है, उसके बाद जो एनर्जी बनेगी या निकलेगी हर एक की, उसको हम लोग कहेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, ये आपका ये डेफिनेशन। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है? इट इज अ हाइपोथेटिकल स्पीड पोजेस्ड बाय ऑल गैस मॉलिक्यूल्स व्हेन द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो URMS जैसे हो गया, कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली? अंडर रूट ऑफ U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर प्लस UN स्क्वायर डिवाइड बाई n। तो हमारे हिसाब से जो हमारे हमने लिया था 10 मॉलिक्यूल्स का, वो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, जो हमने एग्जाम्पल लिया था ये। ठीक है, तो URMS हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। तो यहां से हमारे पास URMS आ जाएगा। ठीक है, तो URMS जो है वो दैट इज अंडर रूट ऑफ 3RT बाई एम। ये कैसे है? जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी था, दैट काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ mv स्क्वायर, राइट, विच इज 3/2 RT। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? U स्क्वायर विल बी 3RT बाई एम। देखो कुछ रिजर्वलेंस दिख रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वली मैंने सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। U एवरेज का वैल्यू जो है वो आता है अंडर रूट 8RT बाई पाई एम, और UMP का जो वैल्यू आता है दैट इज अंडर रूट 2RT बाई एम। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? फॉर्मूले की बात है, मैं बताता हूँ, ये मैं इक्वेशन से बता पाऊंगा आपको। कौन सा इक्वेशन? जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसके इक्वेशन से। ठीक है, चलो इसमें डिस्कस करते हैं अब क्या क्या चीज़ है। सो यू कैन लुक एट दैट कि जो आपका dN बाई एन है, dN बाई एन, वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द पावर 3/2, और साथ में ये एक्सपोनेंशियली भी डिपेंड कर रहा है -1/T से। नहीं, मतलब दो चीजें हमारे पास जो इक्वेशन में है, वो दो इक्वेशन दो पार्ट में बटा हुआ है इस पूरे इक्वेशन। कौन कौन सा पार्ट है? ये आपका एक एक्सपोनेंशियल पार्ट है और ये आपका एक पॉलिनोमियल पार्ट है। ठीक है, बाकी सब तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन में इनिशियली जब आपका स्पीड कम है, तो ये स्पीड जब कम होगा तब
पॉलिनोमियल वाला पार्ट जो है वो डोमिनेंट होगा, इसीलिए कर्व जो है थोड़ा सा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जैसा कर्व दिख रहा है पहले पहले, लेकिन जैसे ही आप वैल्यूज बढ़ाओगे m का, वैसे वैसे एक्सपोनेंशियल का पार्ट जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा। तो लैटर पार्ट में आपका एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट जो है वो डोमिनेंट हुआ। देखो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व है, ऐसे ही तो बनता है। ठीक है, तो टेम्परेचर पे ये कैसे डिपेंड कर रहा है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपका यू आर एम एस है अंडर रूट 3 RT बाई एम, ठीक है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यू आर एम एस क्या होना चाहिए, इंक्रीज करेगा। नहीं, मैं एक अलग ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो। ठीक है, तो यू आर एम एस हमारे पास कहीं इस जगह है, ये आपका तो यू एम पी हो गया है ना। फिर जैसे देखो यहाँ पोजीशन लिखा हुआ है, यू एवरेज यहाँ है, तो सबसे पहले यू एम पी आएगा, फिर उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा होगा यू एवरेज, और उससे सबसे ज़्यादा होगा यू आर एम एस। ठीक है, तो यू आर एम एस कहीं है, मतलब किसी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे है यू आर एम एस। ठीक है, अब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपने बोला कि भाई यू आर एम एस जो है वो इंक्रीज करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये यू आर एम एस इधर शिफ्ट करना चाहिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो देखो ये शिफ्ट कर रहा है इस कर्व में। ठीक है, तो एक कर्व हमने प्लॉट किया है T1 पे और एक कर्व हमने प्लॉट किया है T2 पे। ठीक है, तो यू आर एम एस ऑफ एट T2 इज मोर देन यू आर एम एस ऑफ T1। ठीक है, अब ये बोलोगे कि सर ये कर्व जो है वो ऐसा क्यों जा रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, ये नीचे क्यों नहीं चला गया। द थिंग इज कि कंसिडर कि आपके पास जो है एरिया अंडर कर्व शुड बी कांस्टेंट, क्योंकि if you find out what is the area under the curve, that will tell you about the total number of molecules present. So since you are not adding any molecule, the area under the curve should be remain constant. इसीलिए जब आप इसको टेम्परेचर जब इसका आप बढ़ा रहे हो तो ये थोड़ा स्लैंट हो रहा है, ये स्लैंट होकर के फिर नीचे चला गया है ना। तो द एरिया विच हैज बीन डिक्रीज्ड इट हैज बीन इंक्रीज समवेयर एल्स। तो ये वाला जो आपका एरिया डिक्रीज हुआ है, ये वाला, ये कहीं जाकर के आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो प्रिसाइजली स्पीकिंग द एरिया ऑफ दीज टू कर्व इज गोइंग टू बी कांस्टेंट और सेम। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इस ये जो कर्व है, ये कर्व आपका धीरे धीरे स्लैंट होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इसका इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे। राइट, तो अगर मान लेते हैं कर्व प्लॉट करते हैं, ये हमने T3 में प्लॉट किया, ये T2 में प्लॉट किया और ये T1 में प्लॉट किया। किसका किसका प्लॉट कर रहे हैं, तो ये प्लॉट कर रहे हैं हम लोग dn by n वर्सेस u।
ठीक है, तो रिलेशन बता सकते हो किसका कौन सबसे ज्यादा होगा, T1 T2 T3 में, T1 T2 और T3। T1 ग्रेटेस्ट होगा। T1 सबसे ज्यादा होगा, राइट। उसके बाद फिर तो T1 T2 T3। T2 फिर T3, राइट। तो ये चीज जो है हम लोग डायरेक्टली कैसे देख सकते हैं, ये यू आर एम एस से देख सकते हैं कि स्पीड, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा। तो सबका इंडिविजुअल जो स्पीड है वो डिफरेंट है अगर हम आर एम एस की बात करें तो इसका यहाँ पे है यू आर एम एस, इसका कहीं यहाँ पे है यू आर एम एस, और इसका कहीं यहाँ पे होगा। ये पॉइंट तो क्लियर है कि एरिया अंडर द कर्व विल बी कांस्टेंट, हाँ सर। है ना, क्योंकि नंबर, एरिया तो 1 ही हो जाए। हाँ एरिया वन डिपेंड करता है कि आप किसका किसका प्लॉट कर रहे हो। आप डीएन वर्सेस यू भी प्लॉट कर सकते हो, डीएन वर्सेस यू भी प्लॉट किया जा सकता है, या फिर फ्रैक्शन वाला भी प्लॉट किया जा सकता है, डीएन बाई एन वर्सेस यू, ये भी प्लॉट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 देगा, फ्रैक्शन का समेशन। जैसे अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो हमारे पास जो कर्व है वो कर्व है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ स्पीड से, मतलब एन डी एन वर्सेस वी प्लॉट किया हुआ है इसमें, देख रहे हैं। सर कैन यू शो दैट पे? हाँ, इसको और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा। ये ड्रॉ मैंने इसीलिए किया क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो पीक है ना वो पीक कम होता जाएगा। ये पीक जो है धीरे धीरे सक्सेसिवली कम होता जाएगा एज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ओके, दैट मीन्स कि that if you increase the temperature the fraction of molecule with maximum speed is going to decrease, है ना। स्टेटमेंट वाइज क्या बोल सकते हैं इसको, देखो एज टेम्परेचर, एवरेज। हाँ विथ एवरेज, या फिर कोई भी स्पीड विथ मैक्सिमम स्पीड भी, है ना। कोई भी स्पीड का मतलब है जो पीक के पास जो स्पीड है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। So to be on safe side, as temperature increases, fraction of molecule with UMP decreases. So is it true for each and every scenario, मतलब each and every speed range? So no, each and every speed range के लिए ये बात जो है वो सही नहीं है।
चलो इसको थोड़ा जो है क्लियर करते हैं, अगर आपका हो गया हो तो बताना। हाँ सर, हो गया। हो गया ना? ठीक है, सो आई एम सेइंग कि इज इट ट्रू फॉर ईच एंड एवरी केस या ईच एंड एवरी स्पीड रेंज? सो नो। जैसे देखो कि अगर हम लोग एक हाई स्पीड का जो रेंज है वो ले लेते हैं, हाई स्पीड रेंज। स्टेटमेंट रिसेट करिए, जो नेक्स्ट पेज में लिखे हैं। ओके सर। तो मैंने क्या लिया, एक हाई स्पीड रेंज का वैल्यू लिया है। तो इसमें देखो, जैसे आपका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो, या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो इंक्रीज हो गया, राइट? ये वैल्यू और ये वैल्यू है ना, टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे इसका फ्रैक्शन इंक्रीज हो गया, राइट? सो इट कैन बी ऑब्जर्व कि फॉर हायर speed range the fraction increases with increase in temperature. On the contrary, आप लोअर स्पीड रेंज लोगे तो ये फ्रैक्शन जो है डिक्रीज करेगा, राइट? ठीक है, तो ये कर्व जो है वैसे चलता जाएगा। ये कर्व जो है अब आपका टेम्परेचर के अलावा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस पे भी डिपेंड करता है ना? जैसे ये देखो, अगर मैं मास इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा? क्लोरीन का मास क्या है? Cl2, दैट इज 71। नाइट्रोजन का मास कितना है? 28। तो मास कम हो रहा है तो आपका जो स्पीड है वो बढ़ेगा, क्योंकि वी नो कि आपका जो यू आर एम एस है, यू एम पी है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अंडर रूट 3 RT/m पे, है ना? तो अगर मैं मास इंक्रीज करूंगा तो यू आर एम एस क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, है ना? तो इसीलिए ये कर्व जो है इनिशियली यहाँ था, मास इंक्रीज कर दिया तो ये कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया। तो पॉइंट है कि यूएमपी कैसे आया होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैसे आया होगा? तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऐसे आया होगा कि ये जो कर्व है, इस कर्व में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, पहली बात तो कि ये इस पॉइंट को जो है वो दिखा रहा है, दर्शा रहा है, इस पॉइंट, दिस इज यूएमपी का पॉइंट, राइट? तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है कि जो कर्व का स्लोप है वो जीरो हो गया, नहीं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कर्व का स्लोप जीरो हो गया। तो यूएमपी कैसे आएगा? यूएमपी आएगा बाय डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी यू, मतलब डी ऑफ डी एन बाई एन डी यू, इसको अगर हम लोग जीरो से इक्वेट कर दें तब, ठीक है, तो आपका यूएमपी आ जाएगा। ओके सर।
यू एवरेज निकालना है तो अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ऐसे आपको एक कर्व का यू एवरेज निकाल सकते हो। ओके, किसी भी कर्व का एवरेज निकाल सकते हो, ये फंक्शन में पढ़ोगे आप, जब मैथमेटिक्स में आएगा ना तो उस टाइम में पढ़ोगे कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एब्स का इसका इक्वेशन है नहीं मेरे पास एक्चुअली, एवरेज का इक्वेशन है नहीं, मुझे एक्चुअली याद नहीं है इसका इक्वेशन क्योंकि मैं कभी यूज़ करता नहीं हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि इसका इक्वेशन है मेरे पास। कैलकुलेशंस आई डोंट थिंक सो, आपके पैकेज में भी नहीं दिया हुआ। नहीं है, चलो एनीवे। तो ये आपका जो है वो 3 स्पीड्स आ गया, तीनों स्पीड्स में से आप इसका जब रेशियो निकालोगे तो ये इसका रेशियो ऐसा है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये यू एम पी होना चाहिए, ठीक है, दिस इज नॉट यू एवरेज। तो ये इसका एवरेज है, सबसे एवरेज में देखो जैसे यू आर एम एस सबसे ज़्यादा है राइट, तो ये अंडर रूट 3 का वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो आपका 8/पाई, 8/पाई मतलब 8/3 पॉइंट समथिंग विच इज 2 पॉइंट समथिंग, तो ये अंडर रूट 2 पॉइंट समथिंग होगा और ये अंडर रूट 2 है, ठीक है। सो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा होगा या सबसे टूवर्ड्स राइट हैंड साइड होगा एक कर्व में, उसको हम लोग बोलेंगे यू आर एम एस, फिर यू एवरेज, फिर यू एम। ये देखो कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 देखो। ये 0.6 होगा। सबका आ रहा है? 27 का आ रहा है सबका? सर बी हाँ बी आएगा नहीं, 0.6। सो टेम्परेचर जो है आपने कितना कर दिया है, टेम्परेचर आई गेस 4 टाइम्स हो गया नहीं, 300 से 1200, तो 4 टाइम्स हो गया तो डबल हो जाना चाहिए एवरेज स्पीड से। 28 देखो, एक सेकंड एक जगह ले आते हैं स्पीड को, 28 देखो, 28 का 1 से लेके 4 तक,
सही है, सही है रितम। गोविंदा आपका भी सही है। कौन सा पार्ट में? URMS लेंगे। इतना ज्यादा टेम्परेचर आ रहा है? अरे तो ठीक है, चलो 4/4:1 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास का रेशियो है SO2/हीलियम। SO2 का मास हो जाएगा आपका 32 + 32 64 डिवाइडेड बाई 4, है ना, 16/√16 है, जस्ट। हीलियम का 4800 केल्विन आ रहा है। देखते हैं, चलो। 8.75 हो रहा है। 1200 केल्विन दे रहा है। चलो ठीक है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, मैं भी आंसर गलत। So at what temperature velocity of SO2 becomes equal to the speed of helium molecule? तो temperature by m is equals to, ये SO2 के लिए लिख सकते हैं टेम्परेचर बाई m, वही अंडर रूट वगैरह सब मैं खा गया हूँ, ठीक है। सो यहाँ से टेम्परेचर ऑफ SO2 निकालना है। मास ऑफ SO2 is 64, टेम्परेचर is 300, mass of helium is 4। कैसे आ रहा है फिर ये टेम्परेचर? तो यहाँ से टेम्परेचर तो कुछ और आ रहा है, 16 × 3, हाँ 4800 आ रहा है। नहीं ठीक है, फिर ठीक, फिर आंसर गलत। थर्ड वाले में क्या आएगा? हाँ वेरी गुड, सही है वो। ओके,
Hmm. Yes, Pooja, you are absolutely right. देखो मॉलिक्यूलर स्पीड का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी है नहीं, काइनेटिक एनर्जी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है क्या? नहीं सर। नहीं करता है ना, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, वॉल्यूम कुछ भी करते रहो। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर स्पीड इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, दैट्स इट। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर फॉर अ गिवन गैस, राइट? दैट्स व्हाई इट इज अंडर रूट थ्री आर टी बाई एन। उस आर टी को आप पीवी भी लिख सकते हो, लेकिन दैट वोंट चेंज द इक्वेशन। अगर आप वॉल्यूम फोर टाइम्स अगर इंक्रीज करोगे तो उसका प्रेशर फोर टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। फोर्थ का बताओ। वेरी गुड सर, एब्सोल्युटली राइट। यस रितम, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, आपका भी सही है समझ में। So now you got the point कि how it is going to affect the velocity of a molecules, right? So there is no such, or there is no more factors which is going to affect the velocity or the speed or the kinetic energy of a given molecule, right? So it is only dependent on temperature and temperature itself. Until unless you are going to change the temperature, the molecular speed is not going to change. इवन तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी में भी ये डिस्कस किया था कि इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। अगर आप एक मोल गैस लो तो उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही होगा। एंड सिंस वी आर रिप्रेजेंटिंग काइनेटिक एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ पर मोल, we are talking about the kinetic energy per mole. You always write kinetic energy in the terms of or in the units of joule per mole, right? So that's why आप एक मोल लो, दो मोल लो, कितना भी मोल लो, काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज गोइंग टू बी सेम। हाँ, हालांकि अगर आपको बोले कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स, तो फिर चेंज होगा। अगर एक मोल लेंगे तो मान लो एक मोल का काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, तो दो मोल लेंगे तो 20 जूल लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप वहां पे यूनिट आपने चेंज कर दिया काइनेटिक एनर्जी का, राइट? यस गोविंदा। सो ऐसे में हम लोग अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर देते हैं तो देयर वुड बी नो इफेक्ट इन सच मॉलिक्यूल्स। ओके, सो इन बोथ द केसेस आइदर आप प्रेशर बढ़ाओ, आइदर आप वॉल्यूम बढ़ाओ, आइदर आप नंबर ऑफ मोल्स कम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा गैस को। गैस का काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट अंटिल अनलेस टेम्परेचर इज
कांस्टेंट। ओके, कुछ क्वेश्चंस है, ये आप एज अ होमवर्क घर पे करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो है हम लोगों ने सब लोगों ने देखा है कहीं ना कहीं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि दैट इज डिफ्यूजन और इवन द एफ्यूजन। जो आपके डिओड्रेंट से जो गैस निकल रहा होता है दैट इज नोन एज एफ्यूजन, विच इज द एस्केप ऑफ अ गैस फ्रॉम अ पिन होल। डिफ्यूजन ये होता है कि जब आप किसी एक कोने में बैठे हो और दूसरे कोने में जो है डिओड्रेंट छिड़का जा रहा है, एक्स, ठीक है, एक्स चल रहा है अगर, तो या फॉग चल रहा है ना, एक्स थोड़ी चलता है, फॉग चलता है, यस। तो अगर फॉग चल रहा है दूसरे कॉर्नर में, तो फिर आप अगर अदर एंड ऑफ द कॉर्नर में बैठो तो यू कैन स्मेल इट एंड दैट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इसीलिए होता है बिकॉज देयर इज अ कंसंट्रेशन गैप और देयर इज अ कंसंट्रेशन डिफरेंस और देयर इज अ ग्रेडियंट ऑफ द कंसंट्रेशन, या फिर प्रेशर ग्रेडियंट होता है इसलिए। सो गैसेस या फिर कोई भी मूवमेंट होता है तो दैट मूवमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन और आइदर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो pressure. Okay, so diffusion takes place because of the pressure gradient and effusion is due to the pinhole. Okay, तो गैस जो एफ्यूज कर रहा है या डिफ्यूज कर रहा है वो डिपेंड करता है उसके डेंसिटी पे, और वो भी इन्वर्सली डिपेंड करता है। So the diffusion or the rate of the diffusion of the gas is inversely proportional to its density, under root of the density, right? और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो आपका यही है, इसी में सब कुछ क्लियर हो जाता है। बिकॉज डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज द डेंसिटी इज द पीएम बाई आर टी, जो आपका जो डेंसिटी था हम लोगों ने पढ़ा था गैस का जो डेंसिटी है वो, ठीक है। सो डेंसिटी इज जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। सो अल्टीमेटली जो है आपका rate of the diffusion या effusion of the gas at constant temperature is directly proportional to its pressure as well as inversely proportional to the square root of its density or molecular mass. Okay, तो overall जो है हम लोग rate को लिख सकते हैं moles of the gas diffused और effused, जितना moles मतलब गैस का निकल गया किसी गैस चेम्बर से या फिर बलून से, डिवाइड बाई टाइम, या तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड और एफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम जो है रिलेटेड होता है, राइट। तो हम मोल्स के बजाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। या तो फिर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिफ्यूज्ड गैस बाय टाइम। ये जो थर्ड वाला डेफिनेशन है ये सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन के लिए दिया गया है, एफ्यूजन के लिए नहीं दिया गया। एफ्यूजन में डिस्टेंस कवर करने की जरूरत नहीं है आपको, एफ्यूजन में बस पिन होल से निकलना है ऑरिफिस से, ठीक है, या फिर जो भी छेद हो चुका है जहां से लीक हो रहा है उस छेद से निकलना है, बस दैट्स इट। उसके बाद जो है आपका एफ्यूजन हो जाएगा। सो इट ऑलवेज हैपेंस कि जब डिफ्यूजन जो है वो एफ्यूजन के बाद होता है, जब तक एफ्यूजन नहीं होगा तब तक डिफ्यूजन नहीं होगा, राइट। सो एज स्टेटेड अर्लियर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। इसको दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, विच इज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p/√m। तो r1/r2 अगर लिखते हैं तो दैट विल बी p1/p2 √m2/m1। ओके, अगर प्रेशर सेम है ना, दोनों मान लो कि बलून्स में प्रेशर अगर सेम होगा तब फिर जाकर के आप ये प्रेशर कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, और वहां से आप डायरेक्टली इसको m2/m1 से लिख सकते हो। सो r1/r2 इज √m2/m1, ठीक है। ओवरऑल जो इक्वेशन दिखता है रेट का वो कैसे दिखता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड दिस इक्वेशन, बट द थिंग इज कि हमारे भी सिलेबस में नहीं, लेकिन यू शुड नो कि हाउ दिस इक्वेशन लुक्स लाइक, सो दैट यू विल हैव अ सर्टेन क्लियरिटी कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेट डिपेंड करता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस पर। मान लो एक बलून में हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है ए और बी, तो रेट ऑफ ए विल बी डिपेंडेंट ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। देखो जैसे पी ए डिवाइडेड बाई √2πRTM, ठीक है। तो अंदर का टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, आप देख सकते हो, है ना, टेम्परेचर पे इन्वर्सली रिलेट कर रहा है।
राइट, और मॉलिक्यूलर मास में भी इन्वर्सली रिलेट कर रहा है, अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास में, राइट. सो दिस इज नथिंग बट दैट इज रिटन इन द सेम वे. यही चीज है यहाँ पे भी, कुछ डिफरेंस है नहीं. ठीक है, तो कोई बात है नहीं आपको, मतलब इसको याद भी नहीं रखोगे तो चलेगा, आप बस इसको याद रखोगे तो हो जाएगा काम इससे. ठीक है, बट एक्चुअली में जो रेट का इक्वेशन है वो ऐसा दिखेगा. जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 32 करके देखते हैं. अ सर्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन है, ठीक है, CnH2n plus 2 effuses through half, effuses about half as fast as H2O vapors. Number of carbon in the formula of this hydrocarbon are. प्रेशर के बारे में अगर कुछ नहीं दिया है तो वी विल कंसिडर इट टू बी इक्वल. एग्जैक्टली, वेरी गुड गोविंदा. अच्छा, तो ये मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है आप लोगों का, सौहर्दय कितना आ रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन? 72 आ रहा है. ओके, तो 72 आ रहा है तो सारा का सारा कार्बन थोड़ी रहेगा यार. नहीं, हाँ पूजा, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन भी तो रखना है ना, तो सही आ रहा है. सो कैसे क्या होगा, R1/R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2/M1 विच इज इक्वल टू हाफ, है ना. मतलब मेरा 2 जो है वो वाटर है, विच इज अंडर रूट ऑफ M218/M1, तो 5 आ जाएगा, राइट. हाँ ठीक है गोविंदा. सो यहाँ से आपका M1 आ गया 72, हाइड्रोकार्बन है CnH2n, तो C5H12 जो है वो आपका फिट बैठा है इस डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, सो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 33 से 35. 37 देखना सॉल्व करके, अगर होता है तो डिफ्यूजन का क्वेश्चन है. ठीक है, नहीं भी होता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, बट डू गिव इट अ थॉट कि कैसे करना है. ठीक है, डायग्राम वायग्राम बना करके देखना कैसे करना है. और आई गेस किसी ने मुझसे अभी ये पूछा था एवरेज वाला का, मुझे एक इक्वेशन मिल गया है एवरेज का, क्योंकि नॉर्मली ये फंक्शंस में यूज करेंगे हम लोग. तो यू एवरेज जो है आप ऐसे निकालोगे, यू एवरेज विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dn by n
इंटू यू, ये हो जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी तक। डी यू भी आएगा। डी एन बाई एन का क्या इक्वेशन है, एक मिनट देखते हैं। अच्छा ठीक है, फिर डी यू लिखने की जरूरत नहीं है, डी यू है इसमें ऑलरेडी। तो यहाँ से आपका जो है वो इक्वेशन आ जाएगा, यू एवरेज आ जाएगा। यू एम पी तो पता चलेगा कैसे करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे यू के टर्म्स में और 0 से इक्वेट कर देंगे, वहां से आपका जो है इक्वेशन आ जाएगा। यू एवरेज, यू एवरेज आएगा। ये u मतलब कोई भी एक स्पीड है, एक नॉर्मल स्पीड ले लेंगे इसमें, तो मतलब इसमें जो क्यूबिक टर्म बनेगा आपका u का, है ना, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये u है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और du आ जाएगा। हाँ ठीक है, मैं देख एक बार पिंग कर देना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीक में मिलते